हेलो, आज हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पार्ट 1 मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण में अगला टॉपिक मृदा अवयव के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो मृदा है उसमें 3 अवस्थाएं होती हैं मृदा प्रणाली में: ठोस, द्रव और गैस। जो अपन मिट्टी को अंदर से खोदते, आपको पता है मिट्टी में क्या होता है? हाँ, बारीक बारीक कण होते हैं इस तरह से। ये मिट्टी की कोई परत है, इसमें इस तरह से कण क्या होते हैं? बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं। अब ये कण तो कौन सी अवस्था हो गई? ठोस अवस्था हो गई। अब मिट्टी के इन कणों के मध्य क्या हो, कहीं कहीं पानी भी हो सकता है और कहीं कहीं गैस भी हो सकती है। जहाँ पानी है वो अवस्था कौन सी हो गई? द्रव अवस्था हो गई। और जहाँ पानी नहीं है, रिक्त स्थान है, वहाँ पे क्या होगी? गैस होगी। तो मृदा प्रणाली में तीनों ही अवस्थाएं पाई जाती है: ठोस, द्रव और गैस। पौधों के लिए जो पोषक तत्व प्रदान होते हैं वो कौन कौन सी अवस्थाओं से होते हैं? वो होता है पोषक तत्व मृदा में इन दोनों अवस्थाओं से प्राप्त होंगे पौधों को। कुछ पोषक तत्व हो सकता है इन मिट्टी के कणों में हो, और कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं? पानी में भी घुले हुए हो सकते हैं। तो जो पोषक तत्व होते हैं ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों में ही मौजूद होते हैं। अब जो मिट्टी में कितना भाग तो ठोस होता है, तो जो कण होते हैं ठोस कण वो मृदा का कितना भाग बनाते हैं? 50% भाग बनाते हैं। और 50% भाग बनाता है द्रव और गैस। ये दोनों मिलकर के मृदा का कितना प्रतिशत भाग बनाएंगे? 50। द्रव और गैस है जो जिन रिक्त स्थानों में मौजूद होते हैं उनको अपन बोलते हैं रंध्रावकाश। मृदा के महीन कणों के मध्य जो खाली स्थान होता है उन्हें रंध्रावकाश बोलते हैं। और इनमें द्रव यानी पानी भी उपस्थित हो सकता है या फिर गैसें भी उपस्थित हो सकती है। तो मृदा के मुख्य रूप से कितने अवयव हो गए? 4 अवयव हो गए। पहला ठोस पदार्थ के रूप में हो सकते हैं कार्बनिक पदार्थ। दूसरा खनिज पदार्थ भी हो सकते हैं। ये दोनों ठोसों का उदाहरण है, ठोस अवस्था का। तीसरा द्रव, इस रूप में क्या हो सकता है? जल मृदा के अंदर। और चौथा है गैसें। तो ये है मृदा के चारों अवयव जिनको बारी बारी करके अपन पढ़ेंगे। इससे पहले मृदा अवयव का एक ग्राफ देख लेते हैं हम। आइए देखिए। तो मृदा का 50% भाग तो बनेगा ठोस में, और बाकी जो भाग है 50% वो होता है रंध्रावकाश। ये भी कितना होगा? 50%। ठोस पदार्थ हैं वो 2 रूप में उपस्थित हो सकते हैं: खनिज पदार्थ के रूप में या फिर कार्बनिक पदार्थ के रूप में। कार्बनिक पदार्थ, ये जो खनिज पदार्थ होते हैं ये ठोस पदार्थ का 45% भाग बनाते हैं, और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो बनाते हैं 5% भाग। खनिज पदार्थ होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं: क्रिस्टलोइड और कोलॉइड्स। मतलब इन खनिज पदार्थों का निर्माण किससे हो रहा है इसके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। क्रिस्टलोइड्स क्रिस्टल कणों से हो रहा है या फिर कोलॉइड से हो रहा है, कोलॉइड्स। कार्बनिक पदार्थ हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। अगर इन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण सड़े गले पदार्थों से हुआ है, सड़े हुए पदार्थों से हुआ है, सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ जिसे अपन ह्यूमस बोलते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस, और दूसरा है सूक्ष्म जीव, जीवित सूक्ष्म जीव, जैसे केचुआ है या फिर राइजोबियम है। ये सभी
कार्बनिक पदार्थ का कार्य करते हैं, पोषक पदार्थों खाद्य का रूप में कार्य करते हैं। तो ये किसके अंदर आते हैं? कार्बनिक पदार्थों के अंदर आते हैं। ये रंध्रावकाश है जो कि मृदा का 50% भाग बनाते हैं। ये भी दो प्रकार से है, जल और गैस। जल की मात्रा 25% है तो गैसों की मात्रा भी 25% है। तो ये इस प्रकार से मृदा अवयव, 4 मृदा अवयव हो गए, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और गैस। जल और गैस है, इसकी मात्रा देखिए वैसे तो 25% होती है, परंतु ये मौसम और वातावरण पर भी निर्भर करती है कि किस जगह का मौसम कैसा है, उसके आधार पर इनकी मात्राएं बदल सकती है। अब हम पाई चार्ट के माध्यम से इनकी संरचना देखें, आयतनात्मक वितरण, तो वो इस प्रकार से है, 25% जल, वायु 25%, 45% खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ 5%। तो ये मृदा का आयतनात्मक संगठन। अब इन जो ये 4 मृदा अवयव हैं इनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, तो पहला है खनिज पदार्थ या मिनरल मैटर। तो देखिए, जो मृदा में खनिजों का पदार्थों का आकार व संगठन है वो पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है। मतलब मृदा किससे, कौन से पदार्थों से मिलकर बनी हुई है, उससे उसका संगठन निर्धारित होगा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी और उनका आकार कैसा होगा। जो खनिज पदार्थ है इनका जो निर्माण होता है वो चट्टानों के अपक्षय से होता है। मतलब चट्टानें टूटती है तब जाकर के इन खनिज पदार्थों का निर्माण होता है। मृदा में देखिए 90% से अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं। जो मृदा का कुल भाग है उसका 90% भाग इसमें क्या मिलेगा? खनिज पदार्थ ही मिलेंगे। खनिज पदार्थ विभिन्न आकार के कणों के हो सकते हैं। मृदा में कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट, मृत्तिका में इनका अंश पाया जाता है। जो मृदा बालू व सिल्ट में है उसमें कौन से खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में मिलेंगे? क्वार्ट्ज व फेल्सपार खनिज पदार्थ होते हैं वो अधिक मिलते हैं। मृत्तिका में द्वितीय खनिजों की प्रधानता होती है। और द्वितीय खनिज क्या होते हैं? वे खनिज जो प्राथमिक खनिजों से बनते हैं उन्हें अपन बोलते हैं द्वितीयक खनिज। प्राथमिक खनिज होते हैं वो डायरेक्ट चट्टानों के अपक्षय से बनते हैं। जब प्राथमिक खनिजों में कुछ चीज़ें और मिल जाती हैं और तो उनसे मिलते हैं द्वितीयक खनिज। देखिए, मृदा खनिजों में 90% जो मृदा खनिज होते हैं उनका 90% भाग होता है वो केवल इन खनिजों से मिला होता है। सिलिका, एल्युमिनियम, फेरस, लोहा, ऑक्सीजन, ये मृदा खनिजों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला है कार्बनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक मैटर। मृदा का अगला अवयव है ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ। मृदा में कार्बनिक पदार्थ, देखिए जो कार्बनिक पदार्थ है वो सड़े गले पेड़ पौधों के सड़ने से या फिर जंतु के अवशेषों से प्राप्त बनते हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थ है, ये मृदा में 3 से 5% भारात्मक भाग के रूप में रहते हैं। मृदा में सूक्ष्मजीवों के निरंतर विच्छेदन से मृदा की क्या होती है? उत्पादकता बढ़ती रहती है। कार्बनिक पदार्थ मृदा में पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं और ये मृदा में वातन मतलब वायु की मात्रा में, जलधारण क्षमता में बढ़ोतरी करते हैं। साथ ही मृदा की संरचना भी सुधारते हैं। जो मृदा कार्बनिक पदार्थ होते हैं प्राय आंशिक विच्छेदन के रूप में, मतलब आंशिक रूप से सड़ने गलने से या फिर बिल्कुल ह्यूमस के रूप में पाए जाते हैं। अगला है, तो ये मृदा कार्बनिक पदार्थ था। अगला है जल। मृदा जल या सॉइल वाटर। देखिए, जल लवणों व पोषक तत्वों के साथ विलयन बनाकर पौधों को पोषित करता है। ये लवण व पोषक तत्व इसमें जल में घुले हुए होते हैं और जब पौधे जड़ों के माध्यम से जल को लेते हैं तो उसके साथ में जल के द्वारा क्या चले जाएंगे? लवण और पोषक तत्व पौधों के अंदर चले जाते हैं। जो जल है वो इस बात पर निर्भर करता है कि मृदा की संरचना कैसी है, मृदा में जो कण है वो कैसे हैं, मृदा किस प्रकार की है, बालुई है, काली है, चिकनी है, दोमट है। साथ में इसके गठन पर कण बारीक है, महीन है, या फिर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा व रंध्रावकाशों की मात्रा पर निर्भर करता है जल की मृदा के अंदर मात्रा। जो मृदा में जल है वो 25% भाग होता है।
तो ये तो था मृदा जल। अगला जो है वह है मृदा वायु। तो मृदा वायु भी आपको देखिए, जो रंध्रावकाश में मृदा वायु होती है वो उसके आयतन का 25% होती है। मृदा वायु रंध्रावकाशों में उपस्थित होती है जैसे जल उपस्थित होता है, और इसका वितरण भी क्या होता है, असमान होता है। मृदा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा होती है 0.3%, जो कि जबकि अपन वायुमंडल में देखें तो वायुमंडल में जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसकी मात्रा होती है 0.03%। तो जो मृदा वायु है, मृदा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे अधिक होती है। मृदा में अपन जैसे जैसे गहराई पर जाते जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी क्या होती जाएगी, अधिक होती जाएगी। गहराई पर जाने पर बढ़ती है। इस CO2 की मात्रा गहराई पर जाने पर क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी। मृदा के अंदर जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा है, मृदा में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से कम होती है। जो वायुमंडल में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की मात्रा होती है उससे कम होती है मृदा के अंदर ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की मात्रा। तो ये हमारे थे चारों ही मृदा अवयव। 4 मृदा ने पढ़ लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है पृष्ठ मृदा और अवमृदा, सरफेस सॉइल और सब सरफेस सॉइल। तो देखते हैं। तो सरफेस सॉइल या पृष्ठ मृदा क्या होती है, मृदा की ऊपरी सतह है जिस पर कृषि कार्य करते समय हमारे औजार हल वगैरह चलते हैं, उसे क्या कहते हैं, पृष्ठ मृदा कहते हैं। तो हम लिखेंगे मृदा की ऊपरी सतह जिस पर कृषि कार्य करते समय औजार व मशीनरी चलते हैं, पृष्ठ मृदा कहलाती है। यह परत 0 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। और ये अब आपको पता है अपन कृषि कार्य करते हैं, मतलब ये किसी होगी उपजाऊ होगी, तो यह उपजाऊ होती है। तो ये है पृष्ठ मृदा। अगली है अवमृदा या सब सॉइल। अवमृदा तो पृष्ठ मृदा से नीचे की परत जो कि पैतृक पदार्थों तक जाती है उसे अपन बोलते हैं अवमृदा। तो ऊपरी सतह से नीचे की परत जो पैतृक पदार्थ तक गहरी होती है, अवमृदा कहलाती है। तो ये पृष्ठ मृदा व अवमृदा। अब एग्जाम में हमसे इन दोनों में अंतर पूछा जाता है कि पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर लिखिए। तो आइए देखते हैं पृष्ठ मृदा व अवमृदा में अंतर। तो देखिए पृष्ठ मृदा व अवमृदा में अंतर। पहला अंतर है कि यह पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है, मतलब इसका निर्माण चट्टानों के पूर्ण अपक्षय से होता है, जबकि इस जो अवमृदा होती है इसमें चट्टानों का आंशिक अपक्षय होता है।
दूसरा, इसमें वातन अच्छा होता है, मतलब वायुमंडल व मृदा के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। जबकि इसमें वातन अच्छा नहीं होता, वायुमंडल व गैसों के वायुमंडल व मृदा के मध्य कणों का गैसों का आदान प्रदान अच्छे से नहीं होता है। ये उपजाऊ होती है, मतलब इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा इसकी अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। इसमें सूक्ष्मजीवों की संख्या व क्रियाशीलता भी अधिक होती है, जबकि इसमें सूक्ष्मजीवों की संख्या व क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। ये कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग जो हमको दिखाई देता है वो गहरा भूरा या फिर भूरा दिखाई देता है। जबकि इसका जो अवमृदा है इसका रंग हमें हल्का पीला व पीला ही दिखाई देता है। इसमें धनायनों की विनिमय क्षमता होती है वो अधिक होती है, जबकि अवमृदा में धनायनों की विनिमय क्षमता कम होती है। तो ये तो था पृष्ठ मृदा व अवमृदा में अंतर। मृदा परिच्छेदिका या फिर सॉइल प्रोफाइल। देखिए, जो मृदा है उसके हम खड़ी काट लगाएं, जैसे कि मृदा इस तरह से होती है, जमीन की सतह इस तरह से होती है, इसकी हम इस तरह से खड़ी काट लगाएं तो इसकी खड़ी काट लगाने पर ऊपरी धरातल से लेकर के मूल पदार्थों तक, जो ऊपर की इसकी पृष्ठ मृदा है उससे लेकर के जो नीचे चट्टानें हैं वहाँ तक देखें तो अपन को क्या दिखाई देती है, विभिन्न प्रकार की परतें दिखाई देती हैं। विभिन्न प्रकार की परतें समांतर रूप से दिखाई देती। इन परतों की पहचान होती है इनके रंगों के आधार पर। इन परतों को अपन कहते हैं संस्तर। तो मृदा का खड़ा काट लगाने पर ऊपरी धरातल से मूल पदार्थ तक विभिन्न परतें मृदा के समांतर दिखाई देती हैं, जिन्हें अपन संस्तर कहते हैं। जैसे ये मृदा का ऊपरी धरातल है और नीचे अपन ने नीचे तक खड़ी काट काटी है तो हमको इस प्रकार की अलग अलग से परतें दिखाई देने लग गई हैं। ये परतें ही क्या कहलाती है, संस्तर कहलाती हैं। और इन संस्तरों को अपन ने अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में नाम दिया है, जैसे कि ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर और आर संस्तर। अब मृदा परिच्छेदिका की परिभाषा देखें तो मृदा के ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर दिखाई देने वाली विभिन्न संस्तरों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका। तो ये जो एक चित्र है, ये आपको विभिन्न परतों का जो संस्तरों का ये चित्र दिखाई दे रहा है, यही क्या है, मृदा परिच्छेदिका का चित्र। तो ये है पूर्ण विकसित मृदा परिच्छेदिका। तो आपसे पूछा जा सकता है मृदा परिच्छेदिका का डायग्राम बनाइए, तो आपको ये डायग्राम इसमें बनाना है। तो अब इस मृदा परिच्छेदिका के एक एक संस्तर को हम पढ़ेंगे। देखिए, तो देखिए जो ओ संस्तर होता है इसे ओ हॉरिजॉन भी कहते हैं। ये दो भागों में बटा होता है, O1 व O2 में। तो जो ऊपर का O1 भाग होता है इसमें बिना सड़े गले पदार्थ होते हैं, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, डंडियां, टहनियां कुछ भी हो सकती है, जिसे अपन नग्न आंखों से आसानी से पहचान सकते हैं। ऊपर की ओर यहाँ पे कुछ भी पड़ा हुआ पेड़ पौधे वो सब इसमें आएंगे। जबकि जो O2 उप संस्तर होता है ये पूर्ण रूप से अपघटित पादप व जंतु के अवशेष होते हैं और जिन्हें अपन नग्न आंखों से आसानी से नहीं पहचान सकते। अगला संस्तर है ए हॉरिजॉन। तो ये ए हॉरिजॉन या ए संस्तर है, ये सबसे ऊपरी खनिज स्तर है और ये ए हॉरिजॉन है, ये भी तीन भागों में तो तीन उप संस्तरों में बटा हुआ होता है। पहला है A1 उप संस्तर। इस उप संस्तर में कार्बनिक पदार्थ का खनिजों के साथ मिश्रण पाया जाता है, जिससे इसका रंग क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थों और खनिजों का क्या है, मिश्रण है, इसके लिए इसका रंग क्या होता है, गहरा होता है। दूसरा उपसंस्तर है A2 उपसंस्तर। इसमें मृत्तिका, लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निशालन नीचे की ओर होता जाता है। जैसे A1 में मृत्तिका इनका निशान कम मिलेंगे, A3 में ज़्यादा मिलेंगे। साथ में क्वार्ट का सांद्रण भी इस संस्तर में अधिक होता है। A3 संस्तर है वो परिवर्तनशील संस्तर है और ये जो A संस्तर है उसका मुख्य भाग बनाता है। अगला संस्तर है B संस्तर। तो बी संस्तर देखिए, बी संस्तर होता है ये तीन भागों में बटा होता है, B1, B2 व
B3। जो B1 संस्तर होता है ये परिवर्तनशील संस्तर होता है और ये B के सभी गुणों को दर्शाता है। जो B2 संस्तर होता है इसे निक्षेपित व संश्लेष संस्तर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो A2 संस्तर होते हैं उससे जो मृत्तिका, लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड निक्षेपित होते हैं वो यहीं आकर के क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, संश्लेष संस्तर भी कहते हैं। जो B3 संस्तर है वो B व C संस्तर है उनके मध्य एक अंतर्वर्ती परत का निर्माण करता है। संस्तर C होता है इसमें कम विघटित व अपक्षयित मूल पदार्थ ही पाए जाते हैं। संस्तर C कोई अलग परतों में विभाजित नहीं होता है। और जो अंतिम संस्तर है वो है R संस्तर। ये सबसे नीचे होता है, इसमें ज़्यादातर कठोर चट्टानें ही मौजूद होती हैं। तो ये था मृदा परिच्छेदिका और मृदा प्रोफाइल। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। देखिए जो मृदा प्रोफाइल है वो जब मृदा की ऊर्ध्वाधर काट अपन काटते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की समांतर परतें हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, मृदा परिच्छेदिका या मृदा प्रोफाइल कहते हैं। मृदा प्रोफाइल को 4 भागों में निम्न संस्तरों में बांटा गया, O, A, B, C और R। जो O संस्तर होता है उसमें ज़्यादातर कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। A संस्तर होता है उसको 3 अलग अलग भागों में बांटा है, B को भी 3 में बांटा है, C को बिल्कुल नहीं बांटा गया है, वो केवल अपेक्षित पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं। और R संस्तर है वो सबसे नीचे और कठोर चट्टानें होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।